तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम घटना के बारे में। एक ऐसी घटना जिसे कई नामों से जाना जाता है। एक ऐसा तूफान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। हम सैनिक हैं, गुलाम नहीं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये उस वक्त के सिपाहियों के दिल की आवाज थी, उनकी भावनाओं का आईना। ये कोई नारा नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए एक पुकार थी। अब देखिए, गुस्सा तो कई दशकों से धीरे धीरे सुलग रहा था। पर वो कहते हैं ना, एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो चिंगारी आखिर थी क्या। तो ये चिंगारी थी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। अब इसमें जो कारतूस लगता था ना, उसे चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और बस यहीं से बात बिगड़ गई। अफवाह ये फैली कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। और यहीं से कहानी शुरू होती है मंगल पांडे की। देखिए कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत ने एक पूरे आंदोलन को जन्म दे दिया। 29 मार्च को बैरकपुर में उन्होंने आवाज उठाई और कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो एक ऐसी आग जला गए जो अब बुझने वाली नहीं थी। पर जैसा कि हमने बात की, मंगल पांडे तो सिर्फ एक चिंगारी थे। बारूद तो ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब करीब 100 साल के राज में इकट्ठा हो चुका था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये गुस्सा इतना क्यों और कैसे बढ़ा। अंग्रेजों की कई पॉलिसियां थीं जिनसे भारतीय राजा महाराजा परेशान थे, पर एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने शुरू की थी। इसका सीधा साधा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी के हाथ में चला जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। ये तो भारतीय परंपरा पर, उनकी संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला था। और यह सिर्फ कोई कागजी कानून नहीं था, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, सतारा, फिर झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्य इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके हड़प लिए गए। अवध को तो मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का बहाना बनाकर कब्जे में ले लिया गया। इन सब चीजों ने ना देश भर के राजघरानों में एक डर और गुस्से की लहर पैदा कर दी। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ राजाओं में नहीं था। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो शासकों को कमजोर किया ही जा रहा था। आर्थिक नीतियां ऐसी थीं कि किसान और कारीगर बर्बाद हो रहे थे। और ऊपर से सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी संस्कृति, सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब ये एक तरह का चौतरफा हमला था। और फिर वो दिन आया, 10 मई 1857, मेरठ में। दशकों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा हुआ था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अब ये बगावत सिर्फ किसी एक छावनी तक सिमटकर नहीं रहने वाली थी। हुआ ये कि मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। इसके लिए उन्हें बहुत लंबी सजा सुनाई गई। लेकिन अगले ही दिन उनके साथी सिपाहियों ने जेल पर धावा बोल दिया, अपने साथियों को छुड़ाया और एक नारा बुलंद किया, दिल्ली चलो। दिल्ली जाना ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था। सिपाहियों ने वहां पहुंचकर बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और शहंशाह हिंद घोषित कर दिया। और बस यही वो मोमेंट था जब एक सैनिकों की बगावत एक राजनीतिक क्रांति बन गई। अब मकसद साफ था, कंपनी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब देखिए, बहादुर शाह जफर के पास कोई असली ताकत नहीं बची थी। वो सिर्फ नाम के बादशाह थे, लेकिन उनका नाम एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो जब सिपाहियों ने उनसे नेतृत्व करने को कहा तो उन्होंने हां कर दी। ये दिखाता है कि उस वक्त भी मुगल बादशाह को पूरे हिंदुस्तान में एक कानूनी शासक की तरह देखा जाता। और देखते ही देखते बगावत की ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली में कमान थी बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां के हाथों में। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे लड़ रहे थे, तो झांसी में थीं रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। हर जगह कोई ना कोई इस लड़ाई को लीड कर रहा था। और इन्हीं लीडर्स में एक नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। उनका वो एक वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का शायद सबसे ताकतवर सिंबल बन गया। ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य बचाने की नहीं थी, ये अपने सम्मान और अपने हक की लड़ाई थी। तो बगावत बहुत बड़े पैमाने पर फैली थी और इसने अंग्रेजों को एकदम हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था और उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बगावत, इतना बड़ा विद्रोह आखिर फेल क्यों हो गया।
इसके कई कारण थे। एक तो विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप या कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राफ और रेलवे जैसी टेक्नोलॉजी। इससे वो बहुत तेजी से अपनी सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। और हाँ, ये विद्रोह पूरे भारत में भी नहीं फैला। कई बड़े रजवाड़े और पढ़ा लिखा तबका इससे दूर ही रहा। तो भले ही विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और सीधा नतीजा निकला, और वो ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, और यहीं से ब्रिटिश राज की ऑफिशियल शुरुआत हुई। विद्रोह भले ही हार गया था, लेकिन उसने हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब जरा इसके असर और इसकी विरासत को समझते हैं। 1857 को लेकर हमेशा से दो अलग अलग नजरिए रहे हैं। अंग्रेज इतिहासकार और उनके समर्थक इसे बस एक सिपाही विद्रोह कहते हैं, मतलब कुछ नाराज सैनिकों की बगावत। दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी एक ऐसा संघर्ष जिसमें समाज के अलग अलग तबकों ने मिलकर विदेशी हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश की। सच तो ये है कि मिलिट्री के लिहाज से ये एक हार थी, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने पहली बार राजाओं, सिपाहियों और आम लोगों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। इसने हमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तात्या टोपे जैसे हीरो दिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। और इन हीरोज की लेगेसी आज भी कितनी जिंदा है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये 2007 का एक पॉलिटिकल पोस्टर है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को झांसी की रानी के तौर पर दिखाया गया है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि रानी लक्ष्मीबाई का सिंबल आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में कितना पावरफुल है। ये जो कोट है ना, ये रानी की विरासत को बहुत अच्छे से बताता है। उन्होंने अपना परिवार खोया, अपना राज्य खोया और जंग में अपनी जान भी दे दी, लेकिन वो हारी नहीं। वो भारतीय चेतना में एक ऐसी भावना का प्रतीक बन गईं जो कभी हार नहीं मानती। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला गया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उसी हार की आग में एक राष्ट्र की भावना ने जन्म लिया? इस पर सोचिएगा जरूर।